गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है अमेरिका और तीसरी दुनिया देशों के साथ जो संबंध है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो तीसरी दुनिया है और तीसरी दुनिया के देशों की जो विशेषता है उसके बारे में हमने डिटेल से समझा था और ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से इन देशों की जो विशेषता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र की जो विशेषता है उन सब का अध्ययन करने के बाद में हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि इस तीसरे विश्व के देशों में किस प्रकार की विविधता भी दिखाई देती है। हमने शुरुआत की थी कुछ कि ये जो तीसरी दुनिया के जो भी राष्ट्र चाहे एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी, इन सभी देशों में हम देखते हैं कि ये औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के शिकार जरूर है, लेकिन काफ़ी कुछ विविधता भी दिखाई देती है। अब ये जो विविधता यहाँ है वो प्राय हम संसाधनों के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में, जातीय दृष्टि से, राजनीतिक विरासत की दृष्टि से, आधुनिक या पारंपरिक संस्कृति की दृष्टि से, शासन संबंधी भिन्नता की दृष्टि से, आर्थिक व्यवस्था के संबंधित पूरा हम विविधता के तौर पर समझ सकते हैं। क्योंकि हर तीसरी दुनिया का राज्य संसाधनों की दृष्टि से संपन्न नहीं है। कुछ बिल्कुल गरीब हैं, कुछ बहुत संपन्न है लेकिन तकनीक नहीं है, उसके पास औद्योगिकरण नहीं है, वो निर्यात पर निर्भर है। कुछ जनसंख्या बहुत ही विशाल है, जनसंख्या उसके लिए बहुत बड़ी प्रेशर बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण है ही नहीं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बेकाबू स्थिति में पहुंच चुकी है। तो जनसंख्या बहुत विशाल मात्रा में है और आप देखेंगे इन तीसरी दुनिया के देशों में जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से विस्फोट हो रहा है। जातीय दृष्टि से इतना अलगाववाद है, वहाँ पर नर जातीय संघर्ष इतने फैले हुए हैं। जैसे आप सूडान की बात करें, कांगो की बात करें, सोमालिया की बात करें, तो वहाँ पर इस प्रकार के नाइजीरिया में आप देखने को मिलेंगे कि वहाँ पर बहुत ही नर जातीय संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ी भिन्नता मिलती है। राजनीतिक विरासत में भी बहुत बड़ा उलटफेर अपन को देखने को मिलता है। और ऐसे तीसरी दुनिया के काफ़ी राज्य हैं जो आज भी अपनी पुरातन जो भी संस्कृति है, कल्चर है, उसको लेके वहाँ की माइनॉरिटीज़, वहाँ के जो भी ट्राइबल सोसाइटी हैं वो अभी तक उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी पारंपरिक और रूढ़िवादी समाज बना हुआ है। शासन में वहाँ पर यथास्थिति बनी नहीं रहती है। वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी कंटिन्यू व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र है तो उसमें भी बहुत बड़े कभी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर तानाशाही स्थापित अधिनियम के बाद की और अग्रसर होते हैं। तो बहुत कुछ शासन व्यवस्था में भी बहुत बड़ी विविधता देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आज भी तीसरी दुनिया के देश, और विशेषकर जब हम बात करें इन तीनों महाद्वीप के, तो बहुत कुछ आज भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ उभरती हुई शक्तियाँ जिसमें हम भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे कुछ राज्य हैं जो बिल्कुल आज एक विश्व में उभरती हुई शक्तियों के रूप में नजर आते हैं। लेकिन शेष जितने भी देश हैं आज भी वहाँ पर गरीबी है, अशिक्षा है, मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल वंचित बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अपन समझ सकते हैं कि तीसरी दुनिया में काफ़ी विविधता है। फिर भी अपनी गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसी या जो भी उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा जो भी नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद के जो शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी साजिश समस्याओं को लेकर वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक शक्ति के रूप में स्पष्ट और एक ताकत के रूप में भूमिका निभाना चाहते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे विश्व की भूमिका किस प्रकार से उत्तर बढ़ती जा रही है, तीव्र वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, सब कुछ विविधता होते हुए कुछ समानता ये भी है कि ये सभी यूरोपीय शक्तियों के अधीन रहे, सभी गुलाम राष्ट्र रहे, सभी का शोषण हुआ ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ पर जो भी प्राकृतिक संसाधन, कच्चे माल का पूरी तरह से यूरोपीय शक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ से की है। तो शोषण सबका हुआ है, गरीबी सब जगह है, निरक्षरता, अशिक्षा सब जगह है, स्वास्थ्य के निम्न मानक सब जगह है, अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक दृष्टि से चरमराया हुआ ढांचा सब जगह है, सभी कृषि प्रधान है, जनसंख्या विस्फोट सब जगह हो रही है। तो ऐसी कुछ साजिश समस्या हैं। इन साजिश समस्याओं से निपटाने के लिए इन सभी देशों ने
ये सोचा कि क्यों न हम आपस में सभी तीसरी दुनिया के राष्ट्र आपस में मिलकर हम एक शक्ति के रूप में उभर कर आपस में अपनी अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करके बिना किसी शोषण के, बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में पड़े हुए हम अपना विकास कैसे कर सकें, इसके संबंध में कुछ इस तीसरी दुनिया के देशों ने कुछ अपनी शुरुआत की, उसको अपने एक एक करके घटनाक्रम आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एशियाई महाद्वीप से बात बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो एशियाई मैत्री सम्मेलन हुए, तो प्रथम एशियाई जो सम्मेलन हुआ वो सौभाग्य से हमारे भारत में संपन्न हुआ। आप देखिए, मार्च 1947, ध्यान रखना, देश भी आज़ाद होना था। हमारी दूरदृष्टि देखिए, हमारे विचार देखिए, हमारा चिंतन देखिए, हमारी विदेश नीति के विचार देखिए आप, कि हम स्वतंत्र होने के बहुत नज़दीक थे, लेकिन हमने कभी भी संकीर्ण विचार नहीं रखे। हमने ये सोचा कि नहीं, हमारे जैसे और भी दुनिया में राष्ट्र हैं, सब गुलाम हैं। हम चाहते हैं कि सभी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो और आपस में मैत्री स्थापित हो और हमारी सभी साझी समस्याओं को आपस में मिल कर जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे कर सके। तो सबसे पहले प्रथम एशियाई सम्मेलन मार्च 1947 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें एशिया के लगभग 28 देशों ने भाग लिया। कितने? 28 राज्यों ने इसमें भाग लिया और इस पर अपनी साझी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। फिर जनवरी 1949 को द्वितीय एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया, वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जनवरी 1949 को नई दिल्ली में द्वितीय एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, यह भी इसी मुद्दे पर था। फिर इस प्रकार से देखते हैं, मई 1950 को फिलीपींस के बोगोई में यह सम्मेलन आयोजित हुआ, एशियाई सम्मेलन। तो समझ सकते हैं कि इसमें भारत ने कितनी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और भारत किस प्रकार से शेष विश्व के देशों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको पढ़ाया था कि ये जो तत्कालीन समय में है, स्वतंत्रता का जो समय है, इस समय दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चल रहा है। और जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो हमें ये पूरी तरह से पता था कि हम किसी भी बड़ी मुश्किलों से जो स्वतंत्रता मिली है, इसको हम खोना नहीं चाहते थे। इस स्वतंत्रता का हम उपभोग करना चाहते थे, जीना चाहते थे इस स्वतंत्रता में। तो अगर हम किसी भी गुट में पाकिस्तान की तरह जुट जाते तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हम किस प्रकार से अगली शक्ति हमारा किस तरीके से इस्तेमाल करती। इसलिए पंडित नेहरू ने ये सोचा कि नहीं, हम तो हैं, लेकिन मैं चाहूँ कि और भी जो भी नवोदित राष्ट्र हैं, जो इस उपनिवेश साम्राज्यवाद से मुक्त हुए, गुलामी से मुक्त हुए, इन सभी राज्यों को साथ लेकर हम आपस में एकता करें, आपस में एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध मजबूत करते हुए आपस में एक होकर आगे बढ़े। इसलिए ये पूरे एशियाई सम्मेलनों को मजबूत प्रगाढ़ करने के लिए सभी देशों को बुलाया जा रहा है और विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि किसी भी गुट में न जाकर स्वतंत्र रहकर अपना काम कर सकें। फिर चौथा जो एशियाई सम्मेलन हुआ तो वो हुआ बोगोर में, अप्रैल 1954 में बोगोर में हुआ। और पांचवा जो एशियाई सम्मेलन हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध, वो था एशिया से बाहर निकलकर अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया। इसको अफ्रीकी देश, इसलिए इसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कह सकते हैं। एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कह सकते हैं। ये इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में 18 अप्रैल 1955 से 27 अप्रैल 1955 तक चला और इस सम्मेलन में विश्व के 29 राज्यों ने, 29 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखना, बांडुंग सम्मेलन एफ्रो एशियाई एकता के लिए बहुत बड़ा एक सम्मेलन माना जाता है। एशिया से बाहर निकलकर अफ्रीकी देशों को आमंत्रित किया गया और उन देशों को आपस में एकता, यूनिटी के लिए हमने इस सम्मेलन को, विचार को आगे बढ़ाया, जो 1955 में बांडुंग में संपन्न हुआ। अब ये जो बांडुंग सम्मेलन है वो एक प्रकार से हमारे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी भूमिका बनाने में महत्वपूर्ण एक आधारभूत सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांडुंग सम्मेलन है, इसके जो उद्देश्य थे, पहला ये था आपसी सद्भावना और सहयोग में वृद्धि करना। आपसी सद्भावना और सहयोग में वृद्धि करना, आपसी जो भी राष्ट्र हैं सभी में। एशिया और अफ्रीका में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करना। दोनों महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हम किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में नहीं जाना चाहते थे, न खोना चाहते थे।
इसलिए विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगे और बांडुंग सम्मेलन को तीसरी शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक माना जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह बांडुंग सम्मेलन हुआ। फिर हम देखते हैं विश्व प्रसिद्ध 1961 बेलग्रेड सम्मेलन, जिसे कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव, फाउंडेशन। इसका शुरुआत गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम से स्पष्ट है। गुट यानी कोई ग्रुप, कोई समूह, निरपेक्ष उससे दूर, बिना किसी गुट में शामिल हुए, स्वतंत्र रहते हुए एक प्रकार का ऐसा मूवमेंट चलाना, न अमेरिका गुट न सोवियत गुट, स्वतंत्र रहते हुए अपनी विदेश नीति, अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हुए, दोनों गुटों से बराबर की दूरी रखते हुए, दोनों से अच्छे संबंध रखते हुए, मित्रतापूर्ण संबंध रखते हुए, और अगर कोई गुट ऐसा कोई काम करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरा हो तो हम ऐसे गुट की भर्त्सना भी कर सकते हैं। ये हमारी पूरी ताकत गुट निरपेक्ष आंदोलन देता है। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो बेलग्रेड में 1961 में स्थापित हुआ और तब से ये शुरुआत इसकी मानी जाती है। इसलिए तीसरी दुनिया की यूनिटी की सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो आज भी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व आज भी है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। भले शीत युद्ध के दौर में इसका जन्म हुआ था, शीत युद्ध के लिए ये पैदा हुआ था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी आज इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि आज भी तीसरी दुनिया के देश हैं वो अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा सके हैं। आज भी वहाँ पर गरीबी, अशिक्षा, बीमारियाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे वो भुगत रहे हैं। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र आपस में मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए को अपना हल ढूंढ रहे हैं और आज भी इसकी प्रसिद्धि के तौर पर समझ सकते हैं कि यह आज भी स्थिति इसका बना हुआ बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, अगला देखेंगे हम G77। देखिए 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी राज्यों की संख्या ज़्यादा थी। कहाँ की? अफ्रीकी राज्यों की संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब संघ के 2/3 बहुमत विकासशील देश तो थे जो अपने आप में G77 कहने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य जो विकासशील देश थे, जो अपने आप को इस समूह किस स्वरूप में पहचान स्थापित करना चाहते थे, G77। और वर्तमान में इनकी संख्या 132 हो गए हैं। ये देश नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं। आज भी ये मांग करते हैं कि विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लागू की जाए। इनके आर्थिक हित समान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। अब विश्व में जो भी व्यवस्था बनी हुई है वो अमेरिका समर्थित और यूरोपीय मॉडल है, जो बिल्कुल उनके हितों के अनुरूप है और तीसरी दुनिया के देशों के बिल्कुल विपरीत है, उनका शोषण होता है। इसलिए ये चाहते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहते हैं कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है और हम सब मिलकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं जिसमें सबका सतत समान और बिल्कुल सबका एक समान विकास हो, इस बात की मांग करते हुए हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है G77 जो एक विकासशील राष्ट्र की बहुत बड़ा एक आर्थिक संगठन के रूप में भूमिका निभाता है। एक था G15। अब देखिए G15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों का ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में नाम के सम्मेलन में हुई थी। मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था 1989 में बेलग्रेड में, उस समय G15 के नाम से एक विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में सदस्य संख्या का बढ़कर 19 हो गए हैं। अब ये 2 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक मुद्दा तो यह है कि विकासशील देशों का कर्ज और विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक उदारवाद। बात समझ में आई? विकासशील देशों का कर्ज यानी विकासशील देश है वो कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। और दूसरा, विकासशील और विकसित देशों के मध्य जो भी आर्थिक उदारवाद नीति को अपनाया जा रहा है उसमें बदलाव की आवश्यकता पर बल देता है। तो यह है एक प्रकार से G15, जिसमें G अब बढ़कर 19 हो गए, लेकिन ये भी संगठन एक प्रकार से जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है उनका एक सम्मेलन है। दूसरा 2006 में सिंगापुर में एक सम्मेलन हुआ था, एशियाई सुरक्षा सम्मेलन। यह भी एक प्रकार से तीसरी दुनिया से देशों से संबंधित है। अब हम समझ सकते हैं कि ये तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं वो मांग क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्यों ये सब एकत्रित होना चाहते हैं, क्यों समूह बना चाहते हैं, क्यों संगठन स्थापित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है वो नव उपनिवेशवाद का पूरा विरोध करते हैं। नव उपनिवेशवाद का पूरा विरोध करते हैं। आप देखेंगे कि 1990 के बाद में जो एक भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट पूरे विश्व में जिस प्रकार से चल रहा है और बढ़ रहा है, और यूरोपीय शक्ति चाहती हैं कि क्योंकि उनको पता था कि इनका पहले से उनका वहाँ पर शासन था,
तो कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन से संपन्न जो राज्य हैं उन पर आज भी वो उन संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। इसलिए इस ग्लोबलाइजेशन की आड़ में पुनः उस देश पर आंतरिक क्षेत्र में घुसकर वहाँ पर अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वहाँ पर नव उपनिवेशवाद का एक नया जाल फैला रहे हैं। इसलिए तीसरी दुनिया कहते हैं कि एक उपनिवेशवाद का नया रूप है ग्लोबलाइजेशन, और ये हमारे हितों में नहीं है बल्कि महाशक्तियों के हित में, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं, नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध। दूसरी ये चाहते हैं कि ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो जिसमें समानता के साथ और सभी के साथ समान रूप से विकास हो, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं। तीसरी कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के जो देश है, उत्तरी गोलार्ध के देश अमीर देश है, दक्षिण गोलार्ध के देश गरीब है, तो उत्तर दक्षिण के मध्य संवाद होना चाहिए, आपस में वार्तालाप होनी चाहिए, जो भी साझी समस्या उनका निराकरण करें, इस बात पर बल देता है। और चौथा इस सबसे ज़्यादा बल देता है संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकतांत्रिकीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिकीकरण हो, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसलिए ये चाहते हैं कि इन हमारी मांगों को सामने रखकर हम इन एकत्रित होकर मजबूत होकर संगठन होकर ये बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए तीसरी दुनिया से संबंधित सब कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की क्या विशेषताएं हैं, क्या उन पे मांग है, क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न सम्मेलन द्वारा सब कुछ किया। अब ये देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तीसरी दुनिया के साथ किस प्रकार से अपने बिहेव करता है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि उसने जब, क्योंकि हम बात साम्यवाद जब जो क्या कहते हैं शीत युद्ध के दौर से भी बात शुरुआत करेंगे, क्योंकि समस्या तो तभी से चली आ रही है, संबंध तो तब से चले आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका ने क्या किया है कि साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई थी। और साम्यवाद परिरोधन की नीति में आप देखेंगे रियो संधि है या अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, ट्रूमैन सिद्धांत है, सीटो सैंटो, इस प्रकार के मीडो संधियों के माध्यम से इन देशों में वो साम्यवाद को रोकने के लिए सब कुछ अपना काम किया। दूसरा, अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता की नीति लागू करके वो ज़्यादा से ज़्यादा हित प्राप्त करना चाहता है। सैनिक गठबंधनों की नीति अपनाता है इन देशों के साथ। सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, जिसमें तीसरी दुनिया के देशों में सैनिक अड्डे, बंदरगाह और तेल टैंकों की सुविधा प्राप्त करनी थी, इसलिए वो तीसरी दोनों देशों के साथ समन्वित करके वहाँ सैनिक अड्डे बनाने की कोशिश हर समय लगा रहता है। हस्तक्षेप करता है अमेरिका कई बार तीसरी दुनिया के देशों में। आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद नीति को बढ़ावा देता है। दबाव की नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जाता है। तीसरी दुनिया के देशों को आपस में इस प्रकार भड़का कर ये कहता है कि आपकी सुरक्षा बहुत बड़ा खतरा है और खतरे को आगे लाकर वो शस्त्रों का निर्यात करता है। NPT CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाता है। उच्च तकनीक जो है उसके हस्तांतरण पर रोक लगाता है। तीसरी दुनिया के देशों को अच्छी तकनीक का निर्यात नहीं करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कई प्रकार से माध्यम से वो तीसरी दुनिया के देशों में वो अपनी भूमिका निभाता है। फिर भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, कई हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बहुत कुछ करते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों को आपस में यूनिटी रखकर, आपस में संगठन रखकर अपनी जो संयुक्त राष्ट्र संघ पर या और भी रीजनल कोऑपरेशन में अपनी आवाज़ को पुरजोर ढंग से बढ़ाकर इन समस्या का जिस प्रकार से जो हस्तक्षेप हो रहा है, जिस पे उनकी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो ये इसके संबंध में पूरा ये जो अमेरिका के द्वारा जो भी नीतियाँ हैं अपनाई जा रही हैं, इसके साथ तीसरी दुनिया के देश काफ़ी एकजुट भी हो रहे हैं और काफ़ी कुछ सफलता भी मिल रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैश्विक स्तर पर तीसरी दुनिया के देशों में यूनिटी हो, एकता हो, और एकता के माध्यम से हम इन पर दबाव बना के हम हमारे हितों की पूर्ति कर सकते हैं।